A very good morning, friends. In this video, we are going to discuss about the skeletal muscle relaxants. It's a topic of B Form 4th semester, and mainly we use this drug during the surgical procedure. तो जब आपका सर्जिकल प्रोसीजर होता है यानी कोई ऑपरेशंस होते हैं और उस टाइम पे आपको स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करना है, तब हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। नॉर्मली ये टॉपिक आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आपके एग्जाम में देखिए, जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसमें 5 मार्क्स का आता है, रेयरली कभी 10 मार्क्स का आ जाता है। मेड कैम्प में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन ड्रग्स के सार वगैरह पूछ के आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम मसल्स की बात करेंगे। तुम्हारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल होती हैं। कार्डिक मसल होती है, स्मूथ मसल होती है और स्केलेटल मसल होती है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग towards the skeletal muscle more because we are discussing the skeletal muscle relaxation. तो skeletal muscles आपकी voluntary muscles हैं कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपके खड़े होने का तरीका कैसा है, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स कैसी हैं, वो आपका skeletal muscles के ऊपर डिपेंड करती है। वेयर जैसे आप कार्डिक मसल देखते हैं तो आप वो आपकी क्या है, इनवॉलेंट्री। आप रोक नहीं सकते हैं अपनी हार्ट बीट को, या सांस लेने को आप अपनी सांस को थोड़ी देर, अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी देर रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो नहीं हो पाता। तो मेन आपका स्केलेटल मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री हैं। और स्केलेटल मसल्स जो है हमारी, वो हमारी बोन्स की मूवमेंट को जो है स्पेसिफिकली अफेक्ट करती है। जैसे ये कोई आपकी बोन है, इससे आपकी जो मसल्स अटैच होती हैं वो आपकी होती हैं आपके कोलेजन फाइबर से, इलास्टिक टिश्यूज से, उनसे ये अटैच होती है। एंड वी आर हैविंग मोर देन 16 टाइप्स ऑफ कोलेजन इन अवर बॉडी, एंड इन विच टाइप 2, टाइप 4 एंड टाइप 9 collagen are the most important ones. Specifically the type 1 and type 2 collagen is in triple helix. That is in more information from the biochemistry point of view. Properties of skeletal muscles. First is the extensibility. Have the ability of muscles to extend. जैसे कि आप मसल को स्ट्रेच करते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाती है। जो लोग जिम जाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप की बात करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द मसल्स। थाइज की एक्सरसाइज होती हैं, आप जो बैक की एक्सरसाइज करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द मसल्स फर्स्ट। And when we talk about the elasticity, it means the ability of muscle to return their normal structure when released. कि आपकी मसल्स जो है वो नॉर्मली जो रिलैक्स करने के बाद उसी पोजीशन पे आ जाती है। जैसे आपने ओल्ड एज में पेशेंट्स को देखा होगा, उनकी स्किन जो है वो लटकती रहती है। आपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को देखा होगा, उनकी स्किन जो है वो लटकती रहती है, वो वापस नहीं जा पाती, बिकॉज कि उनकी स्किन जो है इलास्टिसिटी को लूज कर देती है। एक्साइटेबिलिटी, कि आपकी मसल्स जो है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे आप कुछ गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं तो एकदम से आप हाथ हटाते हैं, दैट मीन्स मसल्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर उसको स्टिमुलस मिला है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और रिलैक्स भी करेगा। तो एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दीज आर द 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं आपकी बोन से अटैच होती हैं बाय द इलास्टिक टिश्यू एंड द कोलेजन्स, और उसे उन्हें हम टेंडन्स बोलते हैं। जैसे कई बार फ्रैक्चर होता है, मीन्स आप कहीं से गिर जाते हैं तो टेंडन्स डैमेज होते हैं, बोन्स डैमेज नहीं होती हैं, लेकिन पेन ज़्यादा होता है इस वजह से। और इसमें आप देखेंगे जो आपकी बोन है, यही आपके टेंडन्स है, इसमें आपके इलास्टिक फाइबर्स आ जाएंगे, कोलेजन आ जाएगा, इससे अटैच है। ये आपकी मसल्स का पार्ट है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ब्लड वेसल्स, एंडोमाइसियम, मसल फाइबर्स। ऐसे ही आप देखते हैं, आप यूरिनरी ब्लेडर्स की मसल्स देखते हैं, वो आपकी रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे उसमें डेट आपकी एक डेट्यूसर मसल्स है, आप स्पिंचर देखते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ इट। और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे आपकी डिफरेंट ड्रग्स भी काम करती हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो स्केलेटल मसल्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है। पेरीमाइसियम है, एपीमाइसियम है, एंडोमेट्रियम है, और यहाँ पर डिफरेंट कोलेजन्स के फाइबर्स है, वो सब आपके अटैच होते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जैसे कि सांस लेना, लिखना, ये सब टाइप करना। जैसे मैं आप यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, दिस आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। बॉडी पोस्चर, कि आपका आपका खड़े होने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है। वी कॉल इट एज द इरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी, दैट इज द ग्लूटियल मसल, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं आईएम।
सेट्रियस मसल कि आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी, आप चलेंगे कैसे, ये आपकी थाइज के पीछे प्रेजेंट होती है सेरेटियस मसल। और ग्लूटस मसल जो आपकी हिप बोन के वहां प्रेजेंट होती है, जो आपका पोस्चर बताती है। जैसे आप देखेंगे हर किसी की चाल अलग होती है, मीन्स मेल के चलने का तरीका फीमेल के चलने का तरीका अलग होता है, दैट इज ऑफ द ग्लूटल मसल्स। तो वही रिस्पॉन्सिबल है कि आपका चलने का तरीका कैसे होगा, खड़े होने का तरीका कैसे होगा, वो सब। नेक्स्ट, दे सपोर्ट द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में अभी डेट्यूसल मसल और स्पिंचर का एग्जांपल दिया, उसी में आप देखेंगे माउथ में, एनस में। तो ये है इंपॉर्टेंट है कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ओपनिंग का जो साइड है, जैसे आप एनस का देखिए तो साइड रिड्यूस हो जाएगा किसी तरीके से, यूरिनेशन में, फूड में, डिफिकेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल्स के पास आपकी एक कैपेबिलिटी है, एक अलग से प्रॉपर्टी है कि ये आपकी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कि आप एक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी हॉट फील करने लगती है। जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम से बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू हीट। तो ये आपका स्केलेटल मसल्स की फंक्शन है। नाउ वी कम टू द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। The skeletal muscle relaxants can be divided into two parts, or the two classification further. First is the non-depolarizing neuromuscular blocking agent or skeletal muscle relaxant. It is an competitive type. competitive में आपको पता होता है कि दो आपके कंपाउंड या दो आपकी सबस्ट्रेट और एक इनिबिटर या ऐसा कुछ आप पढ़ते हैं, वो एक रिसेप्टर पर बाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक बाइंड हो जाता है और एक बाइंड नहीं होगा तो वो वहां से मूव कर जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो दीज आर द नॉन डिपोलराइजिंग। इस नाम पे आपको फोकस करना है, नॉन डिपोलराइजिंग, कि डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, आपका डी ट्यूबोक्यूरेरिन, इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है। जैसे आप पुरानी मूवीज में देखते हो, बाहुबली आपने देखा होगा या दूसरी मूवीज देखी होंगी, तो एरो से यानी जो तीर चलाते हैं उससे डेथ हो जाती है। किसी को एरो तीर लगता है तो उससे डेथ हो जाती है। इवन आपने रामायण महाभारत में भी देखा होगा उस तरीके से। तो जो एरो होता है नॉर्मली, उसपे क्या होता है, पॉइजन लगा होता था, तो जिससे लोग शिकार करते थे। दीज आर नथिंग बट द डी ट्यूबोक्यूरेरिन, कि उससे आपकी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता था, जिससे आपकी डेथ हो जाती थी। तो हिस्ट्री में हमने यूज किया है, कुछ जो आदिवासी प्रजाति के लोग हैं उस अ, आपकी जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो वो यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। इवन जो लोग अंडमान निकोबार या ईस्ट साइड रहते हैं वो लोग करते हैं। पेनक्यूरियम है, पाइपरक्यूरियम है, गैलामाइन है, इनका एक्सक्रीशन किडनी से होता है। सिमिलरली इंटरमीडिएट एक्टिंग में वैक्यूरोनियम, रोकोक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम। ये आपका नाइपर का क्वेश्चन है और जीपेट का भी क्वेश्चन है कि हॉफमैन एलिमिनेशन से आपकी कौन सी ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट होती है। आई थिंक इट इज द एट्राक्यूरियम, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो एट्राक्यूरियम आई थिंक द राइट आंसर फॉर द हॉफमैन एलिमिनेशन। ये आपको क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। शॉर्ट एक्टिंग में आपका मीवाक्यूरियम और रोपाक्यूरियम, इनएक्टेड बाय प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रीज। अगर हम मार्केट में बात करें तो सबसे ज्यादा आपका पेनक्यूरियम और ये वैक्यूरियम आपका ज्यादा यूज होता है। गैलामाइन भी आता है, एट्राक्यूरियम आता है, ये आपका पाइप क्यूरोरियम, रोपक्यूरोरियम, ये रेयरली यूज होते हैं। तो इनके आप लास्ट में देखेंगे तो आपको क्यूरोनियम वर्ड मिल रहा है या फिर क्यूरारे वर्ड मिलता है, तो ये आपको मिलता है। और आप इनको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट करके इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, या एनबीजे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जंक्शन, ब्लॉकर जंक्शन, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। डीपोलराइजिंग में आपका डीपोलराइजेशन होगा, कोई कंपटीशन नहीं है। सकिनाइल कोलिन है, इसको आप सुक्सा मैथोनियम के नाम से जानते हैं, और मार्केट में ये सुकॉल के नाम से आता है। जनरली आप अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो कोई भी मेडिकल शॉप वाला आपको ये बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आप किसी की डेथ कोज कर सकते हैं या आपको खुद को भी हार्म कर सकता है। तो सकिनाइल कोलिन आपका नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये आपको कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव में याद रखना। और ये क्या है, इरिवर्सिबल है। इसमें आपको मेन साइट पर बाइंड होता है कोई, या फिर आपकी एक्स्ट्रा साइट पर बाइंड होता है। सबसे पहले स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग एजेंट भी बोलते हो, इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये दो तरीके से काम कर सकते हैं। दे एक्ट बाय प्री सिनेप्टिकली इनहिबिटिंग द
सिंथेसिस, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे, जो कि आपका बोtuलियम टॉक्सिन करता है कि एसिटाइल कोलिन आपका बन नहीं पाता है, बनेगा नहीं तो एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक वेसिकल्स में नहीं आएगा। सेकंड क्या हो सकता है, पोस्ट साइनेप्टिकली काम कर सकता है कि जो आपके एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है, चाहे वो मस्करैनिक है या निकोटिनिक है, यहाँ पे हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर की, और उसमें भी स्पेसिफिकली एनएम रिसेप्टर की हम यहाँ पर बात करें, न्यूरोमस्कुलर वाले। तो हम जो भी ड्रग पढ़ रहे हैं वो आपकी मेनली सेकंड प्रोसीजर से काम कर रही है। इसमें होता है क्या, टू फैसिलिटेट ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑपरेशन के टाइम पे। और सबसे पहले आप जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं तो वही मसल्स रिलैक्स करती हैं जो कि रैपिड मूव करती हैं, जैसे फेस की मसल्स होगी, आई की होगी, नेक की होगी, वही मसल सबसे पहले काम डाउन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग एजेंट जो है, फ्रैक्चर होता है या डिसलोकेशन हो जाती है बोन की, उस टाइम भी देते हैं उसको ठीक करने के लिए, और यूज करते हैं ट्रैकियल इंट्यूबिशन के लिए। कई बार विंड पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो आप प्लास्टिक ट्यूब डालकर उसको ओपन एयर में करने के लिए, या फिर जनरली कोई ड्रग्स आपको देना है तो आप इस तरीके से ट्रैकियल इंट्यूबिशन में भी देखते हैं, ताकि मसल्स आपकी रिलैक्स रहें और जो आप फ्लेक्सिबल पाइप ट्यूब डाल रहे हैं वो ट्रैकिया से चला जाए आपका विंड पाइप से। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। ये आपके नॉन कॉम्पिटिटिव है, इरिवर्सिबल भी आप इन्हें बोल देते हो। सकिनाइल कोलिन आपका एक ही ऐसा यूजेंट है जो कि आपका यूज हो रहा है। डेकामिथोनियम ब्रोमाइड भी इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन यूज नहीं होता है। हम सकिनाइल कोलिन सुकॉल वगैरह के नाम से, दूसरे नाम से आता है, उसको यूज करते हैं। तो डीपोलराइजिंग टर्म हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि सिमिलरली उसी तरीके का एक्शन शो करता है जैसे आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका एसिटाइल कोलिन है उस तरीके से डिपोलराइज करता है। लेकिन एसिटाइल कोलिन के साथ इशू क्या है कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जिसको आपकी डिफरेंट ड्रग इनिबिट करती थी, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, या डिफरेंट जो आपकी कार्बामेट्स या गैसेस थी वो। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है एसीटेट प्लस कोलिन, तो ये ज्यादा टाइम तक डीपोलराइज नहीं कर पाता है। तो इसमें आपका सकिनाइल कोलिन को अब तोड़ नहीं पाएगा आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, तो ये क्या करेगा, उस निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड रहेगा, और पहले आपका क्या करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा, और सेकंड में क्या करेगा, डिसेंसिटाइजेशन करेगा। जैसे आप लोग एक हफ्ते तक कुछ भी लगातार एक ही सब्जी खाते रहे, एक ही डिश खाते रहे, तो आप उससे डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके का काम करता है कि पहले में आपका, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब आप साइटोप्लाज्मिक वाली साइड देखते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स वहां पर डिपोलराइजेशन हो रहा है। जब वहां पर डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा होता, या रिपोलराइजेशन होता है, या हाइपरपोलराइजेशन होता है, तो वहां पर साइटोप्लाज्मिक वाली साइड आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे एपी आप लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब आपका डिपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल हाई होगा, तो अंदर पॉजिटिव होगा। अंदर मीन्स आपका साइटोप्लाज्मिक वाली साइड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये आपका डेवलप होता है सोडियम के इंटरनल मूवमेंट से, सोडियम चैनल से। जनरली कुछ स्टूडेंट को चैनल में और पंप में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको फर्स्ट यहाँ पर चैनल बता रहा हूँ, पंप में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चैनल आपका डोर की तरह होता है कि या तो वो कंप्लीटली ओपन रहेगा या कंप्लीटली क्लोज रहेगा। अगर डोर ओपन है तो कोई पर्सन उससे एंट्री ले सकता है या उससे एग्जिट ले सकता है। अगर डोर क्लोज है, ना एंट्री होगी ना एग्जिट होगी। तो ये आपका सोडियम चैनल है। अभी ये ओपन है क्योंकि यहाँ पे सक्सिनाइल कोलिन ने बाइंड बाइंड किया है, तो बाइंड किया तो सोडियम चैनल पहले अंदर आके डिपोलराइजेशन हो गया। जैसे ही ये आपका डिसेंसिटाइज फेज में आएगा तो आपके यहाँ पर चैनल क्लोज हो जाएंगे, सोडियम मूव नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट मूवमेंट होते हैं, कंप्लीट क्लोज या कंप्लीट ओपन। पार्शियल वाला कोई आपका इसमें कुछ सीन नहीं रहता। तो फेज वन, जैसे आप ये लिपिनकोट की बुक से डायग्राम है कि सकिनाइल कोलिन ने बाइंड किया तो आपका सोडियम चैनल ओपन हुआ और सोडियम अंदर आ गया, डिपोलराइजेशन हो गया। लेकिन जैसे ही डिसेंसिटाइज वाला फेज आया तो यहाँ पर रिपोलराइजेशन होगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और अंदर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब भी आप एग्जाम में डायग्राम बनाएं तो आप ये देख लें कि आपने अंदर वाली साइड कौन सा चार्ज लगाया है, क्योंकि यहीं पर जो है मिस्टेक्स होती है और एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है कि आपने सिर्फ रट्टा लगाया, समझा नहीं। नेक्स्ट, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। ये एक बहुत सिंपल सा आपका डायग्राम है।
अगर यहाँ पर नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है तो आप इनको क्या बोलते हो, कॉम्पिटिटिव बोलते हो। और इसमें क्या होता है कॉम्पिटिटिव में, एसिटाइल कोलिन के साथ जो आपकी ड्रग थी, ट्यूबोक्यूरेरिन थी, पेनक्यूरेरिन थी, एट्राक्यूरेरिन थी, वो compete करते हैं। और जैसे यहाँ पर अगर ट्यूबोक्यूरेरिन बाइंड हुआ तो सोडियम चैनल आपकी बंद ही रहेंगे, तो डिपोलराइजेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए आप इस ड्रग को इन कैटेगरी में रखते हो, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। पिछली ड्रग आप जो पढ़ रहे थे वहां पर डिपोलराइजेशन हो रहा था, इसलिए उसको डिपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोला। एंड सकिनाइल कोलिन इज द एग्जांपल ऑफ दिस। वैसे तो डेकामिथोनियम भी है, बट हम सकिनाइल कोलिन ज्यादा यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि जो हमने ड्रग्स यूज़ की हैं उसके आपके जो है साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मेनली ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये जनरली आपके आते हैं जब आप डीपोलराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। मींस आप सकीनाइल कोलिन जो आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, क्योंकि एज वी टॉक अबाउट द skeletal muscles are involved in the respiration. Apnea is a term used to represent the difficulty in breathing, muscular pain, allergic reactions, hypotension, and these things are most important. As we say, when there is an exit in the body, there is a skeletal muscle participation or involvement. That's why there is an increase in the intragastric pressure, intraocular pressure, and the intracranial pressure. These are some adverse effects, and these are important adverse effects because usually we don't study these type of adverse effects, because when we are studying the ANS or the CNS part, you can directly say this drug acting on the this receptor, and that's why this effect is coming. But when you talk about the adverse effect, there are some of them are respiratory arrest, muscular pain, allergic reaction, hypertension, and mostly these come with the use of depolarizing neuromuscular blocking agent. It is the succinylcholine. So it is all about the depolarizing agent, the neuromuscular blocking agent, and the skeletal muscle relaxant. I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much, and all the best.